एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो सबको हमारे सेशंस में मजा आ रहा होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। जैसे कि हमने अपना एक रिचुअल सा बना लिया है कि आपका टेस्ट लेना, आपके साथ प्रैक्टिस करवाना कि कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने एक और टेस्ट आपके लिए रखा गया था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या थे उनके सॉल्यूशंस और क्या था मेथड उनको करने का। तो जिन बच्चों ने भी टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, कांग्रेचुलेशंस, आप सब अपनी बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस आपकी एकदम ए लेवल पे चल रही है। एग्जाम क्लियर होने से बस कोई नहीं रोक सकता, मेहनत करते जाओ, हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि एक टीचर ट्रेनी है। सपोज आप एग्जांपल लीजिए, आप ही है। चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स में से एक हमारे यहाँ स्टूडेंट है जिसका नेम है बीना सुविका। तो बीना सुविका ने जो है अपने क्लासरूम में गई और बोर्ड पे लिखा कि आज का मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच में अंतर यानी कि डिफरेंशिएट करना बता सके। तो आप बताएं ये कौन से डोमेन के अंडर आता है। अभी सबसे पहले देखो एग्जांपल्स को आपको देख के यहाँ से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेट करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके लिए साइकोमोटर यानी कि क्रियानात्मक, ऑप्शन बी है अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, ऑप्शन सी है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है आपके लिए स्किल यानी कि कौशल। तब आप बताओ यहाँ पर क्या बोला है सुविका ने कि स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अब किसी भी चीज को पढ़ेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या उसमें हमारे साइकोमोटर यानी हाथों पैरों का इस्तेमाल होएगा? नहीं होगा। तो ये आंसर गलत है। इसके बाद यहाँ पे क्या हमें पढ़ने के लिए इमोशनली हमारा यूज होएगा? देखो इन चीजों का यूज होता है लेकिन हमें सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है आपके लिए कॉग्निटिव। यस, कॉग्निटिव हो सकता है क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब है माइंड अप्लाई करना। और आपको कोई भी चीज याद करनी है इस टाइम पे जब आप खारिफ और राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ रही है तो उस टाइम आपको सबसे ज्यादा अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद साइकोमोटर और अफेक्टिव का नंबर आएगा। तो यानी जो सबसे एप्ट, सबसे अच्छा आंसर होगा आपके लिए वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। कितने बच्चों ने इसका आंसर ठीक लगाया था कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन 1 के आगे यस मैम मेरा आंसर सही था और जिनका गलत था वो लिखेंगे नो मैम। ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन 2 था बच्चों कि व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स लर्निंग इजियर इन न्यू सिचुएशन। जब आपकी कोई पुराना अध्ययन है, कोई पुरानी लर्निंग है, वो आगे चल के फ्यूचर में नए अध्ययन में यानी लर्निंग में आपकी मदद करती है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जब पुरानी लर्निंग हेल्प करे आगे जाके तो वो होती है पॉजिटिव लर्निंग। तो कहाँ पर है पॉजिटिव लर्निंग? ऑप्शन ए ही है। तो ऑप्शन ए आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कितने तरीके की लर्निंग बताई थी? चलो रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव लर्निंग जिसमें आपका पॉजिटिव ट्रांसफर होता है यानी कि यूज होता है लर्निंग का। ठीक है। इसके बाद बताई थी नेगेटिव लर्निंग। नेगेटिव लर्निंग जहां पर पुरानी लर्निंग जो है हिंड्रेंस होती है यानी कि परेशानी, रुकावट डालती है नई लर्निंग पर। और जीरो ट्रांसफर में क्या बताया था हमने कि जहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि पुराना क्या सीखा है उसका नए से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो होता है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, माइंड में पूछ लेना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि चलो अब एक और स्टूडेंट का हमारा एग्जांपल लेते हैं। जैसे वंदना है। वंदना आगे चल के साइंस टीचर बनती हैं। अब उन्होंने क्या बोला अपनी क्लास में जाके कि मुझे आप एग्जांपल दीजिए सॉलिड के, लिक्विड के और गैस के। तो यहाँ पर वो किस चीज के बारे में बात कर रही है यानी कौन से लेवल के बारे में बच्चों को रिलेट कर रही है? पहला रिमेम्बर यानी कि याद रखना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, तीसरा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना एंड नेक्स्ट आपके लिए क्रिएट करना यानी कि संश्लेषण करना या फिर किसी चीज का नया निर्माण करना। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने बच्चों को बोला कि चलो मुझे एग्जाम्पल बताओ, सॉलिड का बताओ, लिक्विड का बताओ, गैस का बताओ।
लेकिन अगर आपके बच्चों को यही चीज क्लियर नहीं है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो क्या एग्जाम्पल देना उसके लिए इजी होगा? नहीं। तो यानी कि उसे पहले वो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसी के बाद वो एग्जाम्पल दे सकता है। तो यहाँ पर किस चीज की बात हुई? यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की बात हुई है। और जहां पर भी समझने की बात होती है वहां पर लेवल कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। आगे बढ़े, कितने बच्चों का सही था कमेंट में करेंगे? यस मैम, क्वेश्चन 3 करेक्ट था मेरा, बिल्कुल। देखते हैं कितने बच्चे एकदम लॉयल हैं अपने रिजल्ट को लेके सबके साथ शेयर करने में कि मेरे कितने आंसर ठीक थे और कितने गलत थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने दी थी? बहुत इजी आंसर है, ब्लूम ने दी थी। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने दी? ये क्या है? एक फैक्ट है। फैक्ट में क्या चीजें आती हैं कि जो हमें तथ्य पता है उसका सीधा सीधा जवाब दे देना। और जहां पर भी हम फैक्ट्स का जवाब देते हैं वहां पर ब्लूम की कौन सी टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मतलब टेस्ट के अंदर आपका टेस्ट चल रहा है, आप ये सोच लीजिए क्वेश्चन पूछने का एक भी मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। हमेशा आपका रिवीजन और प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। तो आप बताएंगे कि ये जो 4th क्वेश्चन है ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कौन से लेवल के अंडर आता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए आज का क्वेश्चन 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अ चाइल्ड इज एबल टू कंप्यूट द थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर गिवन। यहाँ पर आपको एक तथ्य दे दिया है, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आपने बच्चों को जो है राइट एंगल का सॉल्व करना सिखाया है क्वेश्चन, कि अगर मैं आपको 2 साइड दे दूं तो आप तीसरी साइड या फिर तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच्चा जब खुद से ये चीजें कर लेता है तो यहाँ पे ब्लूम की कौन से टैक्सोनॉमी के लेवल की बात हो रही है? पहला ऑप्शन है आपके लिए नॉलेज यानी कि ज्ञान, इसका दूसरा नाम रिमेंबर भी है। दूसरा है आपके लिए एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अप्लाई करना। तीसरा है आपके लिए एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। एंड आखिरी ऑप्शन है आपके लिए इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो बच्चों ब्लूम के क्वेश्चन आते हैं ना वो ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि बताओ ये कौन से लेवल से रिलेट करता है। अब यहाँ पर क्या बोला कि आपने बच्चों को सिखा दिया था, अब बच्चा जो है खुद से तीसरी एंगल या फिर तीसरी साइड निकाल लेता है। जहां पर बच्चा आपकी सिखाई हुई चीज खुद से करने लगे वहां पर आपको मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था कि वहां पर बच्चा उस चीज को अप्लाई करना सीख गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। बताएंगे सब किस किस का ठीक था? ठीक है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन कि जो जीस्टॉल साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस मतलब की व्याख्या में किस तरीके से बताई थी? आपको सबसे पहले तो मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताई थी 4 तरीके की होती है। यहाँ पर देखो आपको चारों दिए हैं। एक थी ट्रांसफर ऑफ जनरलाइजेशन, एक थी ट्रांसफर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, एक थी ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी यानी कि ट्रांसफर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, और एक थी ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आपको मैंने हर एक थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कि कौन सी थ्योरी क्या होती है। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टेस्ट की पता सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाते हैं। अगर रिवाइज ही ना हुए तो वो टेस्ट किस काम का? अगर रिवीजन ना हुए, ना हमारी प्रैक्टिस हो, तो बेकार है वो तो टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन में क्या बताया था कि जहां पर बच्चा एक जनरल बात सीख लेता है फिर आगे जाके अलग अलग सिचुएशन में उस चीज को यूज करता है। तो क्या ये जीस्टॉल्ट के अंदर आती है? नहीं, जनरलाइजेशन आती है बच्चों बिहेवियरिज्म के अंदर। आपको याद होगा मैंने बताया था थ्योरीज 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बिहेवियरिज्म और एक होती है जीस्टॉल्ट। तो ये तो बिहेवियरिज्म के अंदर आ गई, तो भाई ये तो आंसर नहीं होता, ये तो गलत हो गया हमारा। अगला है आपका थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर बच्चा सीखी हुई चीज को आगे चल के
समान परिस्थितियों यानी कि सिमिलर सिचुएशन में यूज करता है। अब ये भी आती है बिहेवियरिज्म के अंदर, तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी था आपके लिए फैकल्टी यानी कि मेंटल डिसिप्लिन की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि आपकी लर्निंग ज्यादा बेहतर जब हो पाएगी जब हम मेंटल एक्सरसाइज बहुत सारी करेंगे। ये भी जी स्टॉल के अंदर नहीं आती है, तो ये आंसर भी गलत हो गया। अब देखो बच्चा है एक ही ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है आंसर तो यही सही होगा, लेकिन मतलब भी पता होना चाहिए। तुक्के पे काम नहीं करना है। तुक्के में अगर आंसर गलत करके आगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है पीआरटी लेवल पे। सीटेट में तो चलो तुम्हारा चल जाएगा या टेट लेवल जो भी है, लेकिन आगे चल के नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तुक्के पे ज्यादा बिलीव नहीं करना, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन में क्या बताया था कि बच्चा जो है इंसाइट लर्निंग यानी कि एकदम सडन सॉल्यूशन उसके माइंड में जब कोई आता है तो उस सॉल्यूशन का वो यूज आगे चल के फ्यूचर में करता है। और जहां पर भी आपको माइंड एकदम बत्ती जलने वाली बात होती है तो वो आती है बच्चे जी स्टॉल्ट के अंदर। यानी कि आप जी स्टॉल्ट बोल लीजिए या फिर गेस्टाल्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसपोजिशन, या फिर इसका एक और नाम है हिंदी में, इसको बोला जाता है रोपाई का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट मन में पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए कि विच ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी इज गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी दी थी? सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं लगाना, सीधा सीधा आंसर टिक करेंगे। इसका आंसर होगा आपका थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। समान तत्वों का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग स्टेजेस दी थी आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो वो कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास से रिलेटेड जो है 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र किया था। अब मानसिक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस तो हमने पढ़ी थी, सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, फिर थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये चारों किसने दी थी? सीधा सीधा आंसर एकदम फिट है आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पियाजे। यहाँ तक कोई कष्ट, कोई शंका साथियों, शंका नहीं रहनी चाहिए, बहुत दुखी करेगी आगे चल के। इसके बाद आपके लिए अगला है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतर चलते रहने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन यानी कि बातचीत का सिद्धांत। अब देखो कंटिन्यूटी और नेवर एंडिंग दोनों सेम चीजें हैं। आपको क्या बताया था? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन से लेकर मरण तक चलती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये जवाब लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ए की कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइजेशन, कि बच्चे के मोरल यानी कि सामाजिक विकास में इंटरनलाइजेशन का बहुत अहम महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आंतरिकरण का बहुत अहम रोल है। अब जहां पर भी इंटरनलाइजेशन की बात हो तो सीधा सीधा माइंड में क्लिक करना चाहिए। इंटरनलाइजेशन की थ्योरी यानी कि आंतरिकरण की थ्योरी किसने दी थी? बच्चों कोलबर्ग ने दी थी। तो बाकी ऑप्शन पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्रॉस लगा दिया हमने आइज पे, यहाँ तो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें तो आंसर पता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि लर्निंग टेक्स प्लेस, अध्ययन कहाँ होता है? लर्निंग कहाँ होती है? क्या सिर्फ स्कूल में होती है या फिर स्कूल के बाहर होती है? स्कूल और स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह होती है या फिर सिर्फ क्लासरूम में होती है? अब क्या आप सिर्फ घर जाके सीखते हो या फिर सिर्फ स्कूल में ही सीखते हो? लर्निंग तो देखो ऐसा प्रोसीजर है जो हर जगह चलता है, स्कूल के अंदर भी चलेगा
और स्कूल के बाहर भी चलेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि विद्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह चलने वाली प्रक्रिया है ये। आगे बढ़ते हैं, कोई मन में डाउट हो पूछ लेना, घबराना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि इन योर क्लास यू फाइंड that some students cannot understand a topic because of the wide gap in their knowledge. What would you do? आप गए क्लास में, आपने वही कोई कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करा। समझो आपने समझाया साइंस में इवापोरेशन। अब इवापोरेशन बच्चों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उन्हें पहले वो ढंग से समझ नहीं आया था। अब भाई आप बच्चों को समझा रहे हो तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, पहले वाली मैम ने तो कुछ और पढ़ाया था, ये वाली मैम कुछ और पढ़ा रही है, अब भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? बच्चों के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे या फिर पेरेंट्स को बोलोगे भाई देख लो ट्यूशन लगा दो, मैं तो एक ही बार समझा सकती हूँ, मैं नहीं बार बार समझा सकती। ऑप्शन 3 है कि सोचोगे अरे छोड़ ना समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अपने क्लास के साथ कंटिन्यू रखोगे आप, या फिर आप प्रिंसिपल से जाके हेल्प मांगोगे कि मैं क्या करूँ। अब आप बताओ एज अ फ्यूचर टीचर आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा माइंड में एक चीज रखनी है, आपको बच्चे के लिए हर एक चीज करनी है, मतलब कभी भी हाथ खड़े नहीं करने, चाहे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़े, चाहे आपके लिए उसको बेस्ट टीचिंग मेथड अप्लाई करने पड़े, चाहे TLM बना के लाओ, कुछ भी करो, बच्चों के लिए कभी हाथ खड़े नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सही कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस यानी कि अतिरिक्त कक्षाओं का उनके लिए व्यवस्था करेंगे, एक्स्ट्रा अरेंज करेंगे आप उनके लिए क्लासेस। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी? आगे बढ़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक टीचर के पास क्या होना चाहिए? जो वो पढ़ा रही है उसकी नॉलेज होना चाहिए। सपोज चलो मेरी एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कि मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आप सबकी टीचर हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ा रही हूँ, तो उसका मेरे पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। भाई होना चाहिए, अगर नॉलेज नहीं होएगा तो क्या पढ़ाऊंगी आपको? खाली अब बैठी थोड़ी ना रहूंगी यहाँ पे कि अच्छा 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 करके, पूरी नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। तो यानी ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मैं किस मेथड से आपको पढ़ाऊं तो कोई फायदा है? कई बार कोई कॉन्सेप्ट होता है जहाँ डिस्कवरी से पढ़ाना होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाना होता है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है जहाँ पर लेक्चर मेथड का यूज करना होता है। तो मुझे सारे टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन सी है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं आपको क्यों बोलती हूँ आंसर करो आंसर करो आंसर करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप सबकी नॉलेज हो कि मेरे बच्चे आखिर क्या समझ रहे हैं, क्या उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या नहीं है, मुझे कहाँ पर दोबारा से उनके ऊपर मेहनत करनी है। तो यानी कि यहाँ पर मुझे इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए एक इफेक्टिव यानी कि एक बेहतरीन टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मुझे उपरोक्त सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी एक मैं अच्छी टीचर कहलाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का केंद्र यानी कि सेंटर कौन होना चाहिए? कुछ सोचना नहीं है, इसके बारे में आपको मैं पहले ही क्लास में बता चुकी हूँ कि हमेशा बच्चे जो हैं आपके लिए सेंटर होने चाहिए। बच्चे के हिसाब से लेसन प्लान होएगा, बच्चे के हिसाब से मेथड डिसाइड होंगे, बच्चे के हिसाब से क्लासेस लगेंगी, बच्चे के हिसाब से सिलेबस बनेगा, हर चीज बच्चे के हिसाब से होगी, क्योंकि इसको बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यानी कि स्टूडेंट हमेशा आपका जो है सेंटर होगा एजुकेशन का। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट मन में, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए कि वो कौन से एजुकेटर या फिर कह ले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट इन सब का कानून दिया था। तत्परता का कानून, अभ्यास का कानून, प्रभाव का कानून, ये सब किसने दिए थे? अब ये तीनों लॉज हमें पता है, ये हमने पढ़े थे बच्चों ट्रायल एंड एरर लर्निंग में। और ट्रायल एंड एरर किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है, एकदम इजीली मेरा आंसर सही हो गया। ऐसे ही सही आंसर चलते गए तो कौन बनेगा करोड़पति में भी जीत जाओगे, देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि पियाजे के हिसाब से इरिवर्सिबिलिटी स्टेज कौन सी होती है?
सबसे पहले तो इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जहां पर बच्चा ये ना समझ पाए कि चीजें रिवर्सिबल होती है। जैसे कि हम दो बहनें हैं, अगर वो मेरी बहन है तो मैं भी उसकी बहन हूँ, जरूरी नहीं है ऐसा कि भाई मैं ही उसकी बहन हूँ, तू मेरी बहन नहीं है, मैं तेरी बहन हूँ, ठीक है। तो ये चीज कहाँ पर बच्चे के अंदर होती है, मतलब कि इरिवर्सिबिलिटी होती है। मैं रिवर्सिबिलिटी नहीं पूछ रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चों कंक्रीट ऑपरेशनल में तो बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो इससे पहले वाला चरण कौन सा है, प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संचालन। यहाँ पर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं कि वाइगोट्स्की के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे मेन रीजन क्या है। सबसे पहले तो याद करेंगे कि वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी। वाइगोट्स्की ने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो यानी कि सोसाइटी, तो जहां पे भी सोसाइटी का जिक्र होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब सोसाइटी का जिक्र कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, ऑप्शन बी में है, मिल गया। तो यानी कि सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अब भाई आपके स्कूल में एक फैशन शो हुआ, आपने बच्चों को दिखाया। अब बच्चों ने फैशन शो देखा और घर पे जाके, स्कूल में जाके मॉडल्स की तरह एक्टिंग करने लगे चलने की, उनकी तरह ठुमक ठुमक के चलना, ऐसे कपड़े एकदम स्टाइल में पहनना। तो यानी कि बच्चे जो है उनकी नकल करने लगे। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्राइमरी स्टिमुलेशन, सेकेंडरी स्टिमुलेशन, सोशल लर्निंग या फिर जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपने क्या समझा कि बच्चा यहाँ पर दूसरों को देखकर सीख रहा है, और जहां पर भी दूसरों को देखकर सीखने की बात होती है वहां पर जिक्र होता है वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी का, क्योंकि उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था कि बच्चा दूसरों को देखकर, अपने समाज में जो लोग हैं उन्हें देखकर सीखता है, उनकी नकल करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक शिक्षा, यानी कि सोशल लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट मन में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उस डेवलपमेंट का नाम बताओ जो सेंटर से पेरीफेरी तक होती है, यानी कि केंद्र से परिधि तक होती है। ये तो जबान पे रट लेना, सेंटर टू पेरीफेरी होती है हमारी प्रॉक्सिमोडिस्टल, और जो हमारी हेड टू होती है वो होती है सेफलोकोडल। तो यहाँ पर सेंटर टू पेरिफेरी का आंसर होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में एक क्वेश्चन था, आई थिंक तो मुझे दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है, सारे कॉन्सेप्ट माइंड में दोबारा एकदम दौड़ने लग गए हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ फ्रेश हो गया, अभी पढ़ाता पूरी की पूरी क्लासेस। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि वो कौन सा एनवायरमेंट है जहां पर बच्चा तो इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि बच्चा तो शामिल नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर फर्क पड़ता है। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की। तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मैंने कहाँ बताया था आपको, चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथों, हाल ही में क्लास हुई थी इसकी। सबसे पहला होता है माइक्रो, जहां पर बच्चा खुद इमीडिएट यानी कि खुद इंटरैक्ट करता है। नेक्स्ट होता है हमारा बच्चों, इसके बाद मीजो। मीजो में क्या होता है, जहां पर दो माइक्रो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इसके बाद होता है एक्सो, जहां पर बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद होता है मैक्रो, मैक्रो में कल्चर आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है, लॉज आ जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट होता है क्रोनो, क्रोनो में आ जाते हैं जो भी टाइम रिलेटेड चेंजेस होते हैं, यानी कि जो चेंजेस बहुत टाइम तक रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, कहाँ पर बात हो रही है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने की, तो यहाँ पर आंसर होगा एक्सोसिस्टम। जैसे कि किसी के पिता का ट्रांसफर हो गया, अब बच्चे का तो नहीं हुआ ना, लेकिन बच्चे के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो यानी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एक्सोसिस्टम। तो सारे क्वेश्चंस क्लियर है, हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो हर बारी क्या होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का, जो आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं टॉपिक्स को, हर बार थोड़े और वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ताकि हर एक तरीके की क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो सके।
तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अब पढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से, इनोवेटिव ढंग से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करो। क्यों नहीं करते हो? वीडियो देख के छोड़ देते हो ना, तो लाइक करते हो। सारे बच्चे कमेंट भी नहीं करते हो। रोज बोलती हूँ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो करा करो यार, ऐसे मत करो। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।